Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। ये क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हो। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इधर पर आई, कैसे उसने अपने राइवल्स को ख़त्म किया और उसके बाद किस तरह से अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल रूलर्स से कुछ फ़ायदे लेने की कोशिश की, जिससे इवेंचुअली क्या हुआ, जो रूलर्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगे इनके खिलाफ। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। यही व्यापार आगे चल के युद्ध का रूप ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं ये पढ़ते हैं। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था वो इंटेंसिफाई होता गया, सीरियस होता गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी यही किया जो बाकी सब रीजनल किंग्स ने किया था, कि अपनी अथॉरिटी का डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं राजा हूँ अपने एरिया का। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ दैम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सभी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, काफ़ी मजबूत किंग थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। इन सब ने क्या किया, इन सब कंपनी को मना करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये मना किया कि आपको किसी भी तरह का कंसेशन यानी सुविधा नहीं दी जाएगी। इन लोगों से, कंपनी से बहुत सारा डिमांड किया चीज़ों का कि अगर आपको ट्रेड करना है तो बदले में हमें टैक्स और कई सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी बदले में। इनको ये राइट नहीं दिया कि आप कॉइन्स नहीं छाप सकते हो अपने, और इनको रोका गया कि आप अपने फोर्टिफिकेशन करके किले नहीं बना सकते और फैला नहीं सकते अपने किले को। Accusing the company of deceit, they claim that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. इन्होंने कंपनी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी उनको धोखा दे रही थी और ये क्लेम किया कि बंगाल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कंपनी की वजह से हुआ है, और ये जो नवाब की शक्ति थी, अथॉरिटी थी, उसको कम करने की भी कोशिश कर रहे थे। अंडरमाइनिंग मतलब अथॉरिटी को कम करना। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड ऑफिशियल्स। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, आपत्तिजनक लेटर्स लिखे और नवाब को ह्यूमिलेट किया और भी कई ऑफिशियल्स को भी ह्यूमिलेट किया। The company, on its part, declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuild its forts. इसके बदले कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि अनजस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि कंपनी ठीक से व्यापार तभी कर सकती है, तभी फ्लरिश हो सकता है व्यापार, अगर इस तरह के सारे टैक्सेस को हटा दिया जाए। ये भी कन्विंस किया गया कि अगर हमें हमारा जो ट्रेडिंग है उसको बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो हमें अपने सेटलमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा जहाँ हम रहते हैं, विलेजेस को खरीदना पड़ेगा और हमारे किले भी बनाने पड़ेंगे। The conflict led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. ये झगड़े बढ़ते गए। इन झगड़ों की वजह से क्या हुआ, कन्फ्रंटेशंस हुए। कन्फ्रंटेशन मतलब फेस टू फेस, आमना सामना होना, और फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका कल्मिनेशन क्या हुआ कि ये लड़ाई में एंड हुआ। यानी इसके लास्ट में क्या हुआ, एक वॉर हुई, जिस वॉर का नाम है बैटल ऑफ
प्लेसी, प्लेसी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लेसी यानी प्लेसी का युद्ध। When Ali Vardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान की डेथ के बाद, जो कि 1756 में हुई, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद कंपनी को यह डर था कि सिराजुद्दौला ज़्यादा पावरफुल है और वो एक पपेट रूलर की तरह काम नहीं करेगा। पपेट रूलर क्या होता था? एक ऐसा रूलर जो कि कंपनी के ऑर्डर के अंडर में काम करता था। वो नवाब तो होता था, लेकिन सारे ऐसे काम करता था जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, जैसे कंपनी को बहुत सारे कंसेशन और प्रिविलेजेस देना। वो समझ गए थे कि इस तरह के कंसेशन और प्रिविलेजेस आसान नहीं होंगे अगर सिराजुद्दौला नवाब रहा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला का ही एक राइवल था, शत्रु था, जो कि नवाब बनना चाहता था, उसको नवाब बनाया। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of its dominion, stop fortification and pay the revenues. सिराजुद्दौला ने जैसे गुस्सा आ चुका था, इन्फ्यूरिएट हो चुका था उसने उनको वार्न किया कंपनी को कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स यानी हमारे राजनीतिक अफेयर्स में इंटरफेयर मत करिए। मेडलिंग मतलब इंटरफेयर करना, और ना ही आप अपने किले बनाइए और पूरा का पूरा रेवेन्यू भरिए, जो भी टैक्स आप पर है वो टैक्स भरिए। After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta and to establish control over the company's fort there. जब इस तरह के कोई भी एग्रीमेंट काम नहीं आए, नेगोशिएशंस मतलब एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट जब फेल हो गए, तो नवाब ने फाइनली डिसाइड किया कि वो 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कसीम बाज़ार में थी उस पर उसने अटैक कर दिया और कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया जहाँ पर माल रखा जाता था, और सारे इंग्लिशमैन से हथियार छीन लिए गए और जो भी इंग्लिश शिप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो लोग नवाब अपनी सेना के साथ कलकत्ता गए, जहाँ पे उन्होंने कंपनी का जो फोर्ट था, किला था, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. जब ये खबर कलकत्ता के फॉल की खबर कि कलकत्ता को कंट्रोल कर लिया गया है, नवाब ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, कंपनी ऑफिशियल्स ने मद्रास में फोर्सेस भेजी यानी सेना भेजी रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंडर में कि वो जाकर फिर से नावल फ्लीट्स को, जो शिप्स थे, उन्हें आज़ाद कराएं। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, इस तरह की डिसएग्रीमेंट जब नवाब के साथ बढ़ते गए। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लेसी, और फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लेसी में इस्तेमाल किया। One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. नवाब ये बैटल हार गए, और इसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि उनके ही मीर जफ़र, जो कि उनकी आर्मी को कमांड कर रहा था, उसने कभी बैटल लड़ी ही नहीं। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. क्लाइव ने मीर जफ़र को पहले ही कह दिया था कि अगर तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो हम सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। द बैटल ऑफ प्लेसी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लेसी को काफ़ी फेमस बोला जाता है क्योंकि ये एक मेजर, बहुत बड़ी जीत थी कंपनी के लिए, जो कि उन्होंने इंडिया में जीती। ये जो पिक्चर है, ये है लेडन हॉल स्ट्रीट, इंडिया हाउस ऑफ लेडन हॉल स्ट्रीट का, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मीटिंग्स होल्ड करती थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लेसी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जफर मेड द नवाब। प्लेसी युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया
यानी उनको उनकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया उनका, और मीर जफर को नवाब बना दिया गया, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने उसको प्रॉमिस किया था। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अभी भी कंपनी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भाग ले, यानी शासन चलाए। वो अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य गोल, कि वो अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को और ज़्यादा फैला सकें। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। और अगर ऐसा होना पॉसिबल होता तो वो किसी पर भी कब्जा नहीं करते। उनका ये मानना था कि अगर लोकल रूलर्स हमें हेल्प करते हैं, हमें सुविधा देते हैं, हमें प्रिविलेज देते हैं और हमारा ट्रेड फैलता है, तो फिर हमें किसी पर भी कब्जा करने की ज़रूरत नहीं होगी। Soon the company discovered that this was rather difficult. लेकिन कंपनी को जल्दी समझ में आ गया कि बहुत ये मुश्किल काम था। For even the puppet नवाब were not always as helpful as the companies wanted them to be. क्योंकि जो पपेट नवाब ये बनाते थे, जो कि इनके ऑर्डर्स पे काम करेगा, वो भी इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे जितने ये चाहते थे। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. और इसके साथ ही उन लोगों को कुछ बेसिक डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की अपीयरेंस बनानी पड़ती थी और सॉवरेनिटी की, ताकि वो उनसे रिस्पेक्ट उन्हें दे, तभी तो उन्हें फ़ायदा होता। वॉट कुड द कंपनी डू? तो कंपनी करती क्या? When मीर जफ़र प्रोटेस्टेड, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। इसलिए जब मीर जफ़र ने प्रोटेस्ट किया कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे मीर कासिम को बिठा दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. और जब मीर कासिम ने भी कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो उसे भी बैटल ऑफ बुक्सार, जो कि 1764 में लड़ी गई थी, उसमें पहले उसको हरवाया, उसके बाद उसे बंगाल से भगा दिया गया और मीर जफर को फिर से नवाब बना दिया। द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demand of trade and its other expenses. नवाब को हर महीने 5 लाख तक कंपनी को देना पड़ता था, पर वह 5 लाख भी कंपनी के लिए कम था, क्योंकि उन्हें जो भी युद्ध लड़ने होते थे, लड़ाइयाँ लड़नी होती थी, उसमें पैसा लगता था और अपना ट्रेड और अपने खर्चे उठाने के लिए और पैसे की ज़रूरत थी। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। उनको और सारी जगह और सारे पैसे की ज़रूरत थी। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. जब मीर जफर मरा 1765 में, तो कंपनी का मूड चेंज हो चुका था। Having failed to work with puppet नवाब्स, Clive declared we must indeed become नवाब ourselves. क्योंकि वो पपेट नवाब्स का इस्तेमाल करते करते फेल हो गए थे, तो उन्होंने ये सोचा, तो क्लाइव ने ये डिक्लेयर किया कि क्यों ना हम खुद नवाब बन जाएं। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. इसीलिए 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को ही अपॉइंट कर दिया कि वो बंगाल के प्रोविंस का दीवान बन जाए। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। ये दीवानी क्या अलाउ करती थी कि कंपनी जो भी वास्ट रेवेन्यू है, वास्ट पैसा है बंगाल के रिसोर्सेज का, वो इस्तेमाल कर सकती थी। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। इससे उनकी बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो गई कंपनी की। फ्रॉम द अर्ली 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy some of the goods in India with gold and silver imported from Britain. अर्ली यानी 18th century की शुरुआत में उनका ट्रेड फैल चुका था, उनका व्यापार फैल चुका था पहले से, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड। लेकिन उनको इंडिया में जो भी माल खरीदना पड़ता था, वो सोने और चांदी से खरीदना पड़ता था, जो कि ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था, ब्रिटेन से मंगाया जाता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। बिकॉज उस समय पे इंडिया में बेचने के लिए ब्रिटेन के पास कोई भी माल नहीं था, कोई भी गुड्स नहीं था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। ये जो गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से आता था, ये धीरे धीरे करके कब कम होने लगा, जब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई,
वो पूरी तरीके से गोल्ड और सिल्वर आना कब बंद हो गया? जब दीवानी सिस्टम शुरू हो गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, क्योंकि अब जो पैसा इंडिया से आता था, इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम से, वही पैसा काफ़ी था कि कंपनी अपने खर्चे उठा पाती। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. ये जो भी पैसा था, इस पैसे से वो आराम से कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडिया से खरीद सकते थे। कंपनी अपने जो भी सेना थी, उनकी ट्रूप्स थे, उनको मेंटेन कर सकती थी, उनका ख्याल रख सकती थी, और जो भी कंपनी के महल बनाने और जो कंपनी के किले बनाने के लिए और ऑफिसेस बनाने के लिए पैसा चाहिए पड़ता था, वो भी अब उन्हें आराम से मिल जाता था। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। वॉट डिड मीन टू बी नवाब्स? इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। जब वो नवाब्स बन गए, नवाब को ही नवाब्स बोला गया इधर पे, जब वो नवाब बन गए तो उससे क्या हुआ? कंपनी को और ज़्यादा पावर मिल गई, अथॉरिटी मिल गई। But it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. इससे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स को पावर मिली हो, बल्कि इससे कुछ और भी हुआ। हर एक कंपनी के सर्वेंट को कैसी आदत लग गई कि वो अपने आप को नवाब की तरह ही समझने लगा और नवाब की तरह ही रहने लगा। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials. बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही जो वहाँ पर नवाब थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी सारी ज़मीन और बहुत सारा पैसा गिफ्ट के तौर पे कंपनी ऑफिशियल्स को दे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. रॉबर्ट क्लाइव था, उसने क्या करना शुरू कर दिया? इकट्ठा करना शुरू कर दिया इंडिया से हर वो चीज़ जो कि कंपनी को फ़ायदेमंद होती। ही हैड कम टू मद्रास, वो मद्रास आया था, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड से, इन द ईयर 1743, जब वो सिर्फ 18 साल का था। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth $4,401,102। जब 1767 में वो भारत छोड़ा उसने भारत, तो उसका जो इंडियन फॉर्च्यून था, यानी भारत में उसकी जो आप कह सकते हो जायदाद थी, एक तरह से पैसा था उसके पास टोटल, वो कितना था? इतना। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया 1764 में, ताकि वो कंपनी के जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो करप्शन था, भ्रष्टाचार, ताकि वो उसको ख़त्म करता। इसके लिए उसको बंगाल का गवर्नर 1764 में बनाया गया था। लेकिन बाद में उसी से ही क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसी से पूछा गया, पूछताछ हुई 1772 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव से ही पूछताछ की, क्योंकि उस पर उन लोगों को शक हो गया था, क्योंकि उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसके पास पैसा था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. भले ही उस पर सस्पेशन होने के बाद, उस पर शक होने के बाद उसको निर्दोष वो साबित हो गया था कि उसने करप्शन नहीं किया है, उसको निर्दोष साबित कर दिया गया था। उसके बाद भी उसने सुसाइड कर लिया 1774 में। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन क्लाइव की तरह ही और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन सब ने इसी तरीके से पैसा नहीं कमा पाया। Many died on early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. उनमें से काफ़ी लोग इंडिया में बहुत पहले ही मर गए थे। क्यों मरे? या तो कोई बीमारी से, या तो वॉर में, युद्ध में मर गए। इसलिए उनको डिसऑनेस्ट कहना, यानी उन्हें ईमानदार ना कहना या उन्हें भ्रष्टाचारी कहना सही नहीं होगा। Many of them came from humble background, and their uppermost desire was to earn enough in India. उनमें से काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड वाले लोग थे, और उनकी डिज़ायर ये थी कि वो इंडिया में अर्न करने के लिए आए। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, वो इंडिया में अर्न करने के लिए आए थे। उनका सपना था कि वो ब्रिटेन लौटेंगे, अर्न करने के बाद वो एक अच्छी खासी आरामदायक ज़िंदगी जिएंगे।
Those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches. ऐसे लोग जो इंडिया से लौटकर ब्रिटेन गए कमाई करके अच्छी खासी, उन्होंने काफ़ी फ्लैशी लाइफ जी। फ्लैशी लाइफ मतलब उन्होंने काफ़ी इम्प्रेसिव लाइफ, अट्रैक्टिव लाइफ जी, और अपने जो भी अमीरी थी वो उसका दिखावा भी खूब किया। दे वर कॉल्ड नबॉब्स। उनको नबॉब्स बोला जाता था, जो कि एक इंग्लिश वर्जन है। एंग्लिसाइज्ड मतलब इंग्लिश वर्जन नवाब शब्द का। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoon. ऐसे लोगों को अपस्टार्ट्स कहा जाता था, मतलब ऐसे लोग जिनके पास एकदम से दौलत आ जाती है, क्योंकि ये काफ़ी शो ऑफ करते थे अपनी दौलत का। और इन्हें सोशल क्लाइंबर्स भी कहा जाता था, जिन्होंने सोसाइटी में एकदम से दौलत हासिल करके ऊपर पहुंच गए हैं। इनका मजाक भी उड़ाया जाता था, रिडिक्यूल्ड मतलब मजाक उड़ाना, प्लेज और कार्टून्स के द्वारा। तो यहाँ इस चैप्टर का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 अपलोड होते ही डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पार्ट 3 भी देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।